नमामि धन्वन्तरिमा ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जो मतलब लंग्स से रिलेटेड जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आज और कल ऐसे मतलब नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा मॉडर्न व्यू बताऊंगा और फिर हम आयुर्वेद में उसको किस तरह से सोचते हैं, राजयक्ष्मा और उसका चिकित्सा, यह हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए अभी हम लोग, मैं थोड़ा पीपीटी दिखा के आप लोग को बताऊंगा तो मुझे बताने में और आप लोग समझने में आसानी हो जाएगी। पीपीटी से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो ये व्याधियां जो हैं, यह डायग्राम से बताया तो ज्यादा अच्छे से क्लियर क्लियर समझ आती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, पल्मोनरी का ये शब्द का मतलब है कि लंग्स को, तो जो ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को, उसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे शरीर के अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि ब्रेन है, बोन है, किडनीज है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रैनुलोमा नाम का, जैसे अभी आप लोग देखिए, ये जब भी इन्फेक्शन होता है तो आप लोग नीचे देखिए, ये डायग्राम में सबसे नीचे देखिए ऐसे गोल ग्रैनुलोमा और एक है रैप्चर्ड ग्रैनुलोमा। तो इसमें क्या चीज होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा इन इन्फेक्टेड लंग, और इसमें क्या होता है कि सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी जो रहती है वह गड़बड़ा जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है, फाइब्रोकेविटी डिस्ट्रक्शन लंग्स में होता है। अब ये होता कैसे है? तो टीबी जो है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, वो कॉन्टीजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब कम्युनिकेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होता है। जैसे कि कोई खांस रहा है, कोई बात कर रहा है, तो बात करते टाइम, खांसते टाइम, छींकते टाइम, जो इन्फेक्शन जिसको हुआ है उसके जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, जो सलाइवा होता है या म्यूकस होता है, उससे वह ड्रॉपलेट्स जो रहते हैं पानी की जैसे बूंदे टाइप, वो हवा में तैरती रहती हैं और दूसरे इंसान को वो तुरंत ही उसके शरीर में चली जाती हैं। तो अभी क्या है कि ये होता कैसे है? तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके वजह से ये फैलता है। उसको ट्यूबरकल बैसिलस भी बोलते हैं। तो ये लंग्स को ही टारगेट करता है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है लंग्स से रिलेटेड है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का जो जीवाणु है वह लंग्स को टारगेट करता है। आचार्य चरक जी ने भी
सूक्ष्म जीवाणुओं का वर्णन क्या है, और उसका वर्णन चक्रपाणि की टीका में बताया है कि जब रुद्र बहुत कुपित हो गए, तो जब दक्ष ने अपमान किया रुद्र का, और जो उनकी सती वाइफ थी रुद्र की, शिव जी की, तो वह जब गई दक्ष प्रजापति के घर पे, तो वहां जाने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पति का कोई रेस्पेक्ट नहीं है, ना इनविटेशन है, ना कुछ है। तो उन्होंने अपने आप को भस्म कर लिया, और भस्म कर लिया तो शिव जी जो थे, उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, और उन्होंने एक वीरभद्र नाम का शिवगण को तैयार किया। तो वह शिवगण वीरभद्र ने जाके सभी देवताओं को पनिशमेंट दिया, और दक्ष प्रजापति जिन्होंने अपमान किया था शिव जी का, उनका गला काट दिया। बाद में अश्विनी कुमारों ने सर्जरी किया और गधे का सिर लगा दिया। तो फिर वो वीरभद्र जब आया, तो उसने पूछा कि हे प्रभु, अब मेरा क्या काम है इस दुनिया में, आपने मुझे उत्पन्न कर दिया, मैं आपका ही अंश हूँ, शिवगण हूँ। तो उन्होंने कहा कि जो लोग भी मिथ्या आहार विहार करते हैं, उनके शरीर में तुम आगंतुक कारण के रूप में प्रवेशित हो जाओ। तो ऐसा चक्रपाणि के टीका में लिखा हुआ है कि त्रिशिखा, ऐसे वर्णन है, मैं कभी वो टीका बताऊंगा तो उसमें लिखा है कि सूक्ष्म जीवाणु है इस दुनिया में, जो वीरभद्र पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैल गया। तो वही माइक्रोब जो भी है, वायरसेस है, फंगाई है, बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये सब वही चीजें हैं। तो जो भी मिथ्याहार विहार करता है, उसके शरीर में ये प्रवेशित हो जाते हैं आगंतुक कारण, और ये आगंतुक कारण से राजयक्ष्मा या शोष हो जाता है। हम लोग राजयक्ष्मा तो पढ़ने वाले ही हैं आगे के लेक्चर में, उसमें चार कारण बताए हैं, लेकिन ये आगंतुक उसमें धातु क्षयजन्य ये कारण बताए, लेकिन आगंतुक कारण भी जो है उससे ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसकी चिकित्सा भी, आगंतुक कारण से जो राजयक्ष्मा होता है उसकी चिकित्सा भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में ट्यूबरकुलोसिस मॉडर्न व्यू से समझना बहुत जरूरी है कि इसमें होता क्या है। केवल आयुर्वेद 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 करके नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे पास जब पेशेंट आता है, तो वो मॉन्टेक्स टेस्ट करके आता है, फिर टीबी गोल्ड करके आता है, फिर उसके बाद में एक्सरे लेके आता है, पेट स्कैन लेके आता है, एमआरआई लेके आता है। तो हमें वो चीजें पढ़ते हुए आनी चाहिए, और हमें रिपोर्ट्स में रिजल्ट भी दिखाना है कि वो सब चीज ठीक हो चुका है। तो हमें दुनिया के हिसाब से भी चलना है, और आयुर्वेद को तो फॉलो ही करना है। चिकित्सा में सब आयुर्वेद की बताऊंगा, लेकिन इसको समझने के लिए मॉडर्न व्यू से हम लोग को समझना जरूरी है। और जब सती माता का जो शरीर था, जो भस्म कर लिया था उन्होंने, तो शिव जी जो थे वो बहुत संतप्त हो गए, क्रोधित हो गए। देवताओं को पनिशमेंट मिल गया, लेकिन वो सती माता का जो शरीर है उसको लेके, अर्धजला शरीर को लेके, और तांडव नृत्य करने लगे। तो विष्णु भगवान जो थे उन्होंने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से वो सती माता के ऐसे टुकड़े टुकड़े कर दिए, और जहां जहां वो अंग गिरा वहां पे शक्तिपीठ है। तो कहीं पर जीवा गिरी, कहीं पे बाल गिरे, कहीं पे नाखून गिरे, कहीं पे उंगलियां गिरी, अलग अलग जगह पे जो जो चीजें गिरी वहां पे शक्तिपीठ कहा जाता है। वहां पे हम शक्ति की पूजा करते हैं, तो हमें सिद्धि प्राप्त होता है, और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये भाग तो हो गया मैथोलॉजिकल, पौराणिक कथा हो गया। अभी हम थोड़ा इधर आ जाते हैं बीमारी पे। और राज्यक्षमा सबसे पहले चंद्रमा को हुआ था, उसका भी कहानी है, वो हम राज्यक्षमा जब पढ़ेंगे, इसी से कोरिलेट कर तब हम उसमें जाएंगे। तो ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, इसको हम टीबी भी बोलते हैं, टीबी। तो ट्यूबरकुलोसिस जो रहता है, अगर एक पर्सन को प्रॉब्लम हुआ है, टीबी हुआ है, तो उसके जो ड्रॉपलेट हैं, वो कैसे खांस रहा है, बात कर रहा है, छींक रहा है, तो फिर क्या होगा, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया है, वह ड्रॉपलेट में रह के सलाइवा के रूप में या म्यूकस के रूप में दूसरा पर्सन इनहेल कर देगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा। ये एयरबॉर्न डिजीज है, हवा से फैलता है, दूसरे पर्सन को हो जाएगा तो फिर, इसीलिए इसको कंटीजियस डिजीज कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो ये एक तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया से होता है। ये इन्फेक्शन कब होता है, जब माइक्रोब्स एंटर होता है बॉडी में। तो ट्यूबरकुलस इन्फेक्शन ये कैसे होता है कि एक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है, और हमारे शरीर में, हमारे पेशेंट के शरीर में जब ये एंटर हो गया, तब ट्यूबरकुलोसिस नाम का बीमारी हो जाता है। तो इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले इसमें लंग्स जो रहते हैं, अपने फुफ्फुस, लंग्स, उसमें ये चले जाता है, उसको अफेक्ट करता है, और लंग्स के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में भी ये चला जाता है। तो इस बैक्टीरिया का क्या नाम है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये मेडिकल नेम जो है, ये साइंटिफिक नेम यही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, या एम ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं, या ट्यूबरकल बैक्टीरिया ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रहता है, वो बैक्टीरिया होता है। तो पूरी दुनिया में अगर देखें, वर्ल्ड वाइड, तो ये पूरे वर्ल्ड के 1/3 पॉपुलेशन को अफेक्ट कर चुका है। मतलब पूरी दुनिया का 1/3 जो जनसंख्या है टीबी से इन्फेक्टेड हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो रहते हैं, उनको सिम्टम्स व्यक्त होते हैं, ऐसे शो होता है, और कुछ लोगों को ये शो नहीं होता है। वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसका एक्टिव फेज होता है, लेटेंट फेज होता है, और अलग अलग फेजेस होते हैं इसके। तो उसमें क्या होता है वो हम अभी देखने वाले हैं। तो जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का बैक्टीरिया है, ये जो है रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है, इलोंगेटेड बैक्टीरिया होता है। ये लंग्स को अफेक्ट करता है, तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। तो कैसे भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का कारण यही है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके शरीर से वह दूसरे पर्सन ने, उसने खांसा, छींका, बात किया पास में, तो वो ड्रॉपलेट के रूप में उड़ेगा और हवा में मिक्स हो जाएगा, और सामने वाला जो इंसान है उसको इनहेल कर लेगा, मतलब अंदर वो चला जाएगा उसके। तो फिर क्या होगा कि आगे जब जाएगा, लंग्स में जब एंटर होगा, तो ट्रकिया के थ्रू वो ब्रोंकाई में एंटर होता है। ब्रोंकाई से स्मॉल एयरवेज जो रहते हैं, ब्रोंकियोल्स, उसमें एंटर हो जाता है। और ये जो हमारे ब्रोंकियल्स है, उसके और डीप में देखा जाए तो एल्वोलाइज होते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ। हाँ, एल्वोलाइज जो रहते हैं, ब्रोंकियल्स जो रहते हैं, बड़े बड़े रहते हैं, उससे भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म एल्वोलाइज रहते हैं। तो एल्वोलाइज में ये उनका जो एयरवेज जो रहता है, उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं, और फिर वो एल्वोलाई में एंटर हो जाते हैं। उसके बाद जब माइकोबैक्टीरियम वहां पे चला गया, तो हमारा शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म है, हमारा शरीर जो है कोई भी बैक्टीरिया को क्यों एक्सेप्ट करे, जो भी बाहरी चीज आ रहा है तो प्रोटेक्शन तो करेगा ही वो। तो वहां पे ना माइक्रोफेजेस, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है माइक्रोफेजेस, वह रहते हैं, और माइक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाते हैं हमारा डिफेंस सिस्टम। जैसे हमारे देश पे पाकिस्तान ने अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, या हवाई जहाज से अटैक किया, तो हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वो रक्षा करने के लिए माइक्रोफेजेस जो रहते हैं, वो क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, तो निगल जाते हैं। एनगल्फ कर लेते हैं, तो एनगल्फ करने के बाद वो ट्रिगर हो जाते हैं, और वहां पे जो माइक्रोफेजेस हैं, वहां पे एंटीजन और एंटीबॉडी ऐसे कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसकी वजह से लोकल इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स शो होने लगता है। वहां पे इन्फ्लेमेशन, सूजन आने लगती है। जैसे आप लोग को यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, लंग्स में कैसे ये पूरा दिख रहा है कि इन्फेक्टेड लंग्स है। ये ये इंसान के लंग्स को देखिए, इन्फेक्टेड है। तो उसके वजह से जब लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, माइक्रोफेजेस जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, बैक्टीरिया को एनगल्फ कर रहे हैं, और वहां पे इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है। तो वहां पे और बहुत सारे डब्ल्यूबीसी जो आते हैं, जैसे एक सैनिक है, कुछ सैनिक है, तो और सैनिक भेजा जाता है कि आप और युद्ध करो। तो और ज्यादा डब्ल्यूबीसी जो माइक्रोफेजेस के रूप में रहते हैं, वो वहां पे आ जाएंगे। बहुत सारे इम्यून सेल्स की वजह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रैन्युलोमा। ग्रैन्युलोमा नाम का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जिसमें बहुत सारे डब्ल्यूबीसी आते हैं, और बैक्टीरिया को मारने के लिए वो लोग आते हैं। एक ड्रॉपलेट जो रहता है, एक ड्रॉपलेट मतलब, ड्रॉप नहीं मैं बोल रहा हूँ, ड्रॉपलेट, जब कोई छींकता है या बात करता है, तो बहुत ही माइन्यूट जो सलाइवा का या थूक का जो पार्टिकल हवा में फैल रहा है, उस एक ड्रॉपलेट में 400 बैसिलस रहते हैं, 400। अब इतने सारे बैक्टीरिया जा रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी भी हमें ज्यादा लगेंगे। डब्ल्यूबीसी मतलब माइक्रोफेजेस के रूप में। तो फिर ये वहां पे सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी है, वो रेस्पॉन्स शो करने लगेगा।
वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा, सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और वहां पे फिर क्या होता है कि फाइब्रो कैविटी ऐसे तैयार होने लगती है। क्यों होने लगती है, कैविटी टाइप तैयार होने लगती है? क्योंकि माइक्रोफेजेस ने एनगल्फ कर लिया है बैक्टीरिया को। तो वो बैक्टीरिया जो है वो अंदर माइक्रोफेजेस के अंदर चले गए हैं। कुछ बैक्टीरिया को माइक्रोफेजेस मार देते हैं। माइक्रोफेजेस मतलब WBC का ही टाइप है। तो कुछ माइक्रोफेजेस बैक्टीरिया को मार देते हैं, कुछ नहीं मार पाते। वो वैसे का वैसे ही एंट्रैप के रहता है। तो मतलब कुछ किल हो रहे हैं, कुछ नहीं किल हो रहे हैं। तो जब ना कोई भी इंसान का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होगा, जैसे इम्यूनिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगी, जैसे कि अगर मतलब इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा WBC और बैक्टीरिया में लड़ाई चल रहा है। तो माइक्रोफेजेस जो है, वहां पे ग्रेनुलोमा बन गया है ना, तो वहां पे कैविटीज बन जाती हैं। कैविटीज या होल होल टाइप बन जाते हैं। और फाइब्रो कैविटी होती है, और कैविटी होने से लंग्स में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। बहुत सीवियर केसेस में लंग्स में जो फाइब्रो कैविटीज नजर आती हैं या स्मॉल होल्स नजर आती हैं, वो सेल्स डिस्ट्रक्टिव टिश्यूज रहती हैं। क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो लंग्स को खा जाते हैं, वहां पे कैविटी बना के खाने लगते हैं। तो कुछ तो माइक्रोफेजेस कंट्रोल करके अपने पास एनगल्फ करें, कुछ नहीं कर पाती है, ऐसा हो जाता है। फिर इन्फेक्शन जो होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, अभी आप लोग देखिए। ये फाइब्रो कैविटी तक आप लोग को समझ गया है। अभी ये देखिए, आप लोग को ये दिख रहा है कि माइकोबैक्टीरियम का ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हुआ है। लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व रहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल एपिथेलाइड माइक्रोफेजेस, ये आप लोग को दिख रहा है, इसके अंदर बैक्टीरिया है। तो कुछ बैक्टीरिया को उसने एनगल्फ किया है, और कुछ कुछ मर गए बैक्टीरिया, और कुछ वहीं पे रुके हैं। और वहां पे एक ऐसे जो गोल तैयार हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा। तो यहाँ पे एक केसियस नेक्रोसिस होने लगता है, मतलब सेल्स डैमेज होने लगते हैं। अब हम थोड़ा 3 स्टेजेस देखते हैं पहले। जब ये होता है ना, तो इसको हम 3 स्टेजेस में समझते हैं। हाँ, ये 3 स्टेजेस आप लोग को डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे। तो पहला जो होता है, प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। जब इंसान की इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बैक्टीरिया को वो दबा सके, तो वहां पे या डोरमेंट स्टेज में रख सके, या उनको सुला सके, उनको रोक सके, तो फिर ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस या प्राइमरी इन्फेक्शन का स्टेज होता है। और ये ब्रोंकियल्स में एंटर हो जाएगा, और 2 हफ्ते के अंदर सिम्टम शो करने लगेगा। तो उसमें कैसे होगा कि पेशेंट को खांसी आने लगेगी, सीवियर कफ होगा, खांसी आने लगेगी। फिर उसके बाद में बुखार आने लगेगा, क्योंकि इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन है। तो बुखार आने लगेगा, चिल्स ठंडी बज के आने लगेगी, म्यूकस बहुत ज्यादा सिक्रिएट होगा, कफ बहुत बलगम बहुत ज्यादा बनेगा, शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बैक्टीरिया से क्या हो रहा है, फाइब्रो कैविटी तैयार हो रही है, मतलब वहां पे होल होल तैयार हो रहा है, पूरा लंग्स के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं। तो शरीर क्या बचाने के लिए म्यूकस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, कफ को प्रोड्यूस करती है। तो वो इतना ज्यादा होने लगता है, तो प्राणवायु प्रोसेस जो है वो अवरुद्ध होने लगता है, इतना ज्यादा प्रोडक्शन होता है कफ का। कभी कभी तो ब्लड लॉस भी होने लगता है, इतना ज्यादा वहां पे रक्त वाहिनियां भी खराब होने की वजह से खून में आने लगता है खांस खांस के। कभी कभी वहां पे भूख नहीं लगता है, लॉस ऑफ एपिटाइट। उसी तरह से वेट लॉस होने लगता है। तो ये प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस होता है। और ये 1 से 2 हफ्ते में, जब इन्फेक्शन हो गया है उसके बाद 1 से 2 हफ्ते में ये सिम्टम्स शो होने लगते हैं। जब भी खांसी 3 हफ्ता तक रहे कंटिन्यू, और उसके बाद कोई भी दवाई से ठीक नहीं हो, तो हमें टीबी का जांच कराना चाहिए कि टीबी तो नहीं है। क्योंकि सारी दवाइयां फेल हो रही है, सारे एंटीबायोटिक फेल हो रहे हैं, तो टीबी की तरफ करना चाहिए। लेकिन जब इन्फेक्शन हो गया है 3 हफ्ता के बाद, 1 या 2 हफ्ते के बाद ये सिम्टम दिखने लगते हैं। फिर आता है लेटेंट फेज, जो सेकेंड फेज आप लोग को दिख रहा है। इसमें बैक्टीरिया अंदर एंटर हो गया है। लंग्स का जो इम्यून सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वीक है अगर। तो बैक्टीरिया एल्वोलाइज में एंटर कर देगा लोकली। तो
व्हाइट सेल्स आएंगे। क्यों आएंगे व्हाइट सेल्स? कि वो हमारे शरीर को रक्षा करते हैं, जो हमारे शरीर के सैनिक हैं, डब्ल्यूबीसी, माइक्रोफेजेस। तो वो माइक्रोफेजेस जो होते हैं डब्ल्यू, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वो आएंगे, और जब माइक्रोफेजेस की एंट्री होती है, तो वो क्या करते हैं कि इतने पावरफुल होते हैं डब्ल्यूबीसी कि बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेते हैं, ऐसे निगल जाते हैं। और माइक्रोफेजेस जो होते हैं उन्होंने बहुत सारा इम्यून सेल्स लेके आए हैं, वो टी सेल्स वगैरह, और भी बहुत सारे सेल्स लेके आते हैं, मतलब अस्त्र शस्त्र सब लेके आते हैं। तो फिर वो क्या होता है कि बैक्टीरिया को मैक्रोफेजेस ने एनगल्फ कर लिया, जो मैंने आपको दिखाया था, ऐसे गोल। जब एनगल्फ कर लिया है तो बैक्टीरिया जो होते हैं ना, वो डोरमेंट फेज में चले जाते हैं। उस टाइम पे कोई सिम्टम नहीं दिखेगा, कोई इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं होगा, क्योंकि वो उसको कौन एंट्रैप कौन किसने किया है, डब्ल्यूबीसी ने अपने अंदर समाहित कर लिया है, अपने अंदर रख लिया है। अगर माइक्रोफेजेस ने बैक्टीरिया को किल कर दिया, मार दिया, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया तो वो डोरमेंट फेज में, जैसे सो गए हैं, नींद आ गई है, ऐसे डोरमेंट फेज में रहते हैं। तो और वो बाहर एलिमिनेट भी नहीं कर पा रहे, निकाल भी नहीं पा रहे बैक्टीरिया को, वो अंदर हैं। लेकिन ये जब प्रोसेस होती है, तो स्प्रेड जो होना है ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया का, वो रुक जाता है। तो ऐसे ना रेस्टिंग फेज या डोरमेंट फेज में जो ट्यूबरकुलाइन बेसिलाई रहते हैं, वह बहुत सालों तक भी रह सकते हैं शरीर में, डोरमेंट फेज में या रेस्टिंग फेज में। और जैसे ही उनको मौका मिलेगा, वो वैसे ही माइक्रोफेजेस के अंदर से बाहर निकल जाएंगे, और वो एक्टिव हो जाएंगे। अभी बैक्टीरिया को चांस नहीं मिल पा रहा है, सेकंड जो लेटेंट फेज है, तो वो रेस्टिंग फेज में पड़े हुए हैं। इसमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखेगा, कोई स्प्रेड भी नहीं हो रहा है, कम्युनिकेबल भी नहीं है, एक इंसान से दूसरे इंसान में भी नहीं जा रहा है। तो ये हो गया लेटेंट फेज। अब होता है एक्टिव फेज, जो तीसरा वाला एक्टिव फेज है। जब इम्यून सिस्टम जैसे ही कमजोर होगा, तो ये जर्म्स बैक्टीरिया होते हैं, वो तुरंत ही मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, और इंसान को बीमार पड़ाना शुरू कर देते हैं। ये बैक्टीरिया एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा जागृत हो जाते हैं। ये मरे नहीं है, ये सोए थे। जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, इंसान का खाना पीना गड़बड़ हो गया, या इंसान बूढ़ा हो गया, ओल्ड एज में चला गया, या फिर HIV उसको हो गया इन्फेक्शन, या फिर उसको HIV पॉजिटिव हो गया, या कैंसर हो गया, या डिबलेटिंग डिजीज हो गया, मतलब ऐसी बीमारियां हो गई जैसे ये हो गया, डायबिटीज हो गया, उसमें शरीर कमजोर हो जाता है बहुत ज्यादा, डायबिटीज हो गया, या फिर और कोई कोई बीमारियां हो गई जिसकी वजह से बहुत इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो गया है, तो ये बैक्टीरिया एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वो शरीर का जो WBC है, माइक्रोफेज, वह कमजोरी की वजह से बैक्टीरिया के साथ युद्ध नहीं कर पा रहे, उसको रोक नहीं पा रहे, ना मार पा रहे, ना उसको एनगल्फ कर पा रहे। तो ये एक्टिवेट हो गए बहुत ज्यादा। फिर ये क्या करेंगे कि अभी देखिए आपके डायग्राम में, मैं ये देखिए कि पहले तो लेटेंट फेज में देखिए कि पूरा माइक्रोफेजेस ने इनको एनगल्फ करके रखा है, रोक के रखा है, कुछ को मार दिया, और कुछ डोरमेंट फेज में है। और यही चीजें जो रहती है इसके साथ, ये ग्रेन्युलोमा ऐसे बन जाता है। फिर मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग देखिए, मैं बताने का पूरा कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम से, ये आप लोगों को सब सब मालूम होगा। ये जो डायग्राम है, इसमें देखिए कि ग्रेन्युलोमा जो है, जहाँ माइक्रोफेजेस मतलब WBC जो बैक्टीरिया को एनगल्फ करके रखा है, कुछ मार के रखा है, बाहर नहीं निकला है, वो अंदर ही अंदर है लेटेंट फेज में। लेकिन जैसे ही इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, ग्रेन्युलोमा के अंदर से वो रप्चर हो जाता है, और बैक्टीरिया बाहर आ जाते हैं। बैक्टीरिया बाहर आ गए, फिर क्या करेंगे, वो सारे सिम्टम दिखाने लगेंगे, मतलब कफ होने लगेगा, फीवर आने लगेगा, ठंडी बजने लगेगी, और फिर उल्टी आने लगेगी। जो जो ऑर्गन को डैमेज करेंगे, जहां जहां जाएंगे वहां वहां वो तकलीफें शुरू कर देते हैं। तो फिर ये कम्युनिकेबल होते हैं, फिर ये फैलते हैं सब जगह से। जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया तो ये बाहर आ गए रप्चर होने के बाद, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकते हैं। अब इसके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जो चेंजेस बढ़ा देते हैं, और बैक्टीरिया के अपॉर्चुनिटी को बढ़ा देते हैं कि वो हमारी बॉडी में एंटर हो रही है, और वो शरीर में ये हो रहे हैं।
फैल रहे हैं, शरीर में भी फैल रहे हैं और दूसरे के शरीर में भी फैल रहे हैं। तो वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। एलोपैथी का जो है वो एंटीबायोटिक्स रहते हैं कुछ स्पेशल, रिमैप्सिन वगैरह, वो उसका 6 महीने से 9 महीने तक ट्रीटमेंट चलता है। लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ये इतने बैक्टीरिया इतने पावरफुल होते हैं कि इंसान को मार देते हैं, पूरा सिस्टम को डैमेज करके। और ट्यूबरकुलेन बैक्टीरिया को अगर चांस मिलेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं? अब पहला क्या है कि अगर ये एक्टिवेट हो गया और ये ग्रैन्युलोमा से बाहर निकले बैक्टीरिया, ग्रैन्युलोमा मतलब क्या हुआ कि माइक्रोफेजेस जो डब्ल्यूबीसी है उन्होंने एंट्रैप करके एनगल्फ करके रखा था, ये डिफेंस सिस्टम ने रोक के रखा था। लेकिन ये जैसे इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ, माइक्रोफेजेस कमजोर हो गए, तो ये बाहर निकल गए बैक्टीरिया। अब क्या होता है? अब ये होता है कि क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब अगर किसी को टीबी हुआ है और वो उसके कांटेक्ट में है बात करते टाइम, छींकते टाइम, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी भी छींक आए तो मुंह ढक के छींके। लेकिन अगर कोई इंसान उसके कांटेक्ट में आ गया, उसका थूक उड़ रहा है, छींके आ रही हैं, या फिर वो बात कर रहा है और मास्क नहीं पहना है, तो वो ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो उड़ने लगते हैं, हवा में फैलने लगते हैं और दूसरे को भी इन्फेक्शन करने लगते हैं। दूसरा चीज होता है कि इसमें कभी कभी क्या होता है कि जब ट्रांसप्लांट हो जाता है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, मतलब दूसरे का जो शरीर का कोई अंग प्रत्यंग का ये ट्रांसप्लांट किया गया, प्रत्यारोपण किया गया, तो उस टाइम पे एलोपैथी साइंस ऐसा मतलब उनका थ्योरी है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या इम्यूनो डेफिशिएंट या इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स दिया जाता है कि मतलब वो जो दूसरे का जो ऑर्गन डाला हुआ है वो फॉरेन बॉडी का काम करता है, तो इम्यूनिटी वीक रहे, ऐसा इम्यूनो सप्रेसेंट दवाइयां दी जाती है। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी तो जो इंसान है जिसके शरीर में किडनी ट्रांसप्लांट किया है या फिर लीवर ट्रांसप्लांट किया है या हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, वो न्यू ऑर्गन को रिजेक्ट कर देगी, उसको फॉरेन बॉडी मानेगी वो। इसीलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके दवाइयां दिया जाता है कंटिन्यू। लेकिन जब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली दवाइयां दिया जाएगा तो टीबी का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। आपने इम्यून सिस्टम को अगर दबा दिया तो टीबी के जो बैक्टीरिया वो एक्टिवेट हो जाएंगे और इंसान को मार देंगे, खा जाएंगे, डेथ तक लेके जाएंगे। तीसरा है कि सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा हैवीली अल्कोहल ले रहा है या आईवी ड्रग्स ले रहा है, उसका अब्यूज है, तो वो अल्कोहल या दो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इम्यूनिटी को वीक करते हैं और उस टाइम पे ट्यूबरकुलोसिस फैलने का चांसेस ज्यादा रहता है, इम्यूनिटी अगर वीक हुआ तो। दूसरा है कि डिबिलेटिंग डिजीज, मतलब जो शरीर को कमजोर करती है, जैसे कि किडनी फेलियर, रीनल फेलियर या डायबिटीज, उसमें भी इम्यूनिटी बहुत कमजोर होती है। उस टाइम पे ट्यूबरकुलेन बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया है वो एक्टिवेट होके इंसान को पूरा एकदम वो फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। पांचवा रिस्क फैक्टर क्या है कि किसी किसी कंट्री में ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा प्रेवलेंस है, ज्यादा है। तो जैसे अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, वहां पे अगर कोई जा रहा है तो उसको टीबी होने के चांसेस, या वहां से जो आ रहा है तो वो लेके आता है टीबी के माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को लेके आने का चांसेस बढ़ जाता है। या फिर क्लोज कांटेक्ट ज्यादा हो, भीड़ भाड़ हो, मीटिंग्स हो, वहां टीबी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। या फिर कोई ओवर क्राउडेड हाउस में रह रहे हैं, जैसे चौल में रह रहे हैं, स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, घर छोटा है और लोग ज्यादा हैं। मुंबई जैसे जगह में आप जाके देखिए, धारावी जैसे जगह में स्लम एरिया है बहुत ज्यादा, और एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। वहां पे टीबी के चांसेस रहते हैं क्योंकि एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ज्यादा, क्योंकि कंजेस्टेड है पूरा, वहां पे सब स्टैंडर्ड लिविंग है, और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होने की वजह से टीबी के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सातवां कारण है कि जो लोग टीबी का ट्रीटमेंट नहीं ले पा रहे हैं, जिनको पता नहीं है, या गरीबी है, अनएजुकेशन है, खांस रहे हैं खांस रहे हैं खांस रहे हैं, उनको टीबी भी हुआ है,
उसके कारण ये भी हो सकता है कि वो दवाइयां खाना नहीं चाहते हैं, या उनको पता नहीं है कि टीबी हो गया है। तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अगर लो है, उसकी वजह से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए बाहर से कोई एंटीबायोटिक नहीं दिया जा रहा है, तो वह भी रिस्क फैक्टर होता है। उसी तरह से इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, केयर नहीं किया जा रहा है, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, जांच नहीं हो रही है, वह भी कारण होता है कि टीबी बढ़ जाता है। इसी तरह से माल न्यूट्रिशन, अगर प्रॉपर विटामिन नहीं दिया जा रहा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा, खाना अच्छा नहीं मिल रहा क्वालिटी का, और तो फिर वेट लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वेट लॉस अगर ज्यादा हो रहा है तो टीबी ज्यादा जल्दी बढ़ने का चांस होता है, जिसका इम्यून सिस्टम भी कम है और वेट भी कम है। उसी तरह से जो हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हैं, जो टीबी वार्ड में काम कर रहे हैं, या फिर टीबी के एरिया में जाके काम कर रहे हैं, या जो प्रोसीजर में काम कर रहे हैं, नर्सेज हैं, या फिर अ, ये जो मौसी वगैरह जो रहते हैं, वो लोग वहां पे वार्ड बॉय हैं जो काम कर रहे हैं, जो ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, लंग्स से रिलेटेड सारे जांच पड़ताल कर रहे हैं, या फिर पैथोलॉजी लैब वाले अपने आप को कवर नहीं करके और कर रहे हैं, या कफिंग प्रोसीजर्स को टेस्ट कर रहे हैं, या जो सक्शन करने का काम कर रहे हैं, उनको होने का चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो उनको सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है, नहीं तो टीबी सबसे ज्यादा, और डॉक्टर्स को भी टीबी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर वो मास्क नहीं लगा के और टीबी वार्ड में जा रहे हैं, क्योंकि ये खांसने से, छींकने से, बात करने से ये फैलता है। टीबी जो है एयरबॉर्न डिजीज, ड्रॉपलेट जो उड़ते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन वो एनगल्फ हो जाते हैं और उसके वजह से ये टीबी फैलता है। तो वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, लेकिन लंग्स से फिर ये दूसरे ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि ब्रेन है, बोन है, किडनी है, लीवर है, यूट्रस है, लिम्फ नोड्स है, फेलोपियन ट्यूब है, एब्डोमेन है, सारे ऑर्गन को ये धीरे धीरे अफेक्ट करने लगता है। तो इसका ट्रांसमिशन होने का क्या है प्रोसीजर, कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है थ्रू सलाइवा और म्यूकस। एक ड्रॉपलेट में 400 बेसिलाई रहते हैं, और वो फिर एयर में बहुत बहुत घंटों तक वो उड़ते रहते हैं। जो ड्रॉपलेट होता है ना, हमें दिखता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म अति सूक्ष्म अणु ऐसे रहते हैं जो सलाइवा से छींक के रूप में निकले हैं, वो बहुत घंटे तक फैल रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं। जब उनको इनहेल किया जाता है और ट्रैप होते हैं वो डिजिटल एयरवेज में किसी और के शरीर में, तो फिर मतलब जो पर्सन को टीबी है उसके ड्रॉपलेट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, जैसे सलाइवा में। और कोई इंसान गाना गा रहा है तो वो गाने के रूप में भी वो फैल रहा है, कोई भाषण दे रहा है, कोई बात कर रहा है, पास में अगर लोग हैं, कोई जैसे कोई कलाकार है उसके पास में लोग आ रहे हैं, तो स्नीजिंग करने में, छींकने में, ये म्यूकस में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब इसके साइन सिम्टम्स दिखते हैं। क्या क्या साइन सिम्टम्स, और ये किसको होते हैं? अब बैक्टीरिया तो सबके शरीर में जा रहे हैं। तो एक होता है प्राइमरी इन्फेक्शन, मैंने 3 स्टेजेस दिखाए आप लोग को। एक मिनट, मैंने एक बार दिखाया था ना आपको प्राइमरी इन्फेक्शन का स्टेज। प्राइमरी इन्फेक्शन होता है, फिर लेटेंट फेज होता है, फिर एक्टिव फेज होता है। तो अगर लेटेंट फेज में वो रह रहे पहले, तो अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यूनिटी अच्छी है, या फिर असिम्टोमेटिक भी हो सकता है प्राइमरी इन्फेक्शन में, कि कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया ने एंट्री मार दी है शरीर में, इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, तो वो मैक्रोफेजेस जो है उसको एनगल्फ करके उसको डोरमेंट फेज में रख देंगे। लेकिन अगर ये एक्टिव फेज में आए, एक्टिव फेज में आने के बाद ये अगर पूरे शरीर में फैल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी मतलब केवल लंग्स तक सीमित थे, लंग्स का जो टीबी होता है उसको पल्मोनरी बोलते हैं, लेकिन ये लंग्स से बाहर फैल रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं ब्लड के थ्रू, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ब्लड में अगर वो चला गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बेसिलाई, वो चला गया, तो उसको बोलते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या डिसेमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस, उसका नाम है कि ब्लड के थ्रू, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है और पूरे ऑर्गन्स में फैल रहे हैं, तो उसको मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस या डेसिमिनेटेड ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। अब इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं, और ये देखिए लंग्स में कैसे पैचेस दिख रहे हैं।
असली एक्सरे में और अच्छे से क्लियर दिखता है, ये मैं आप लोग को बताने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे ये देखिए फाइब्रो कैविटी जो है, वो सेल्स जो होते हैं ना वो डैमेज करते हैं, बैक्टीरिया ना खा जाते हैं वो चीजों को, लंग्स के सेल्स को खा जाते हैं, तो कैविटी कैविटी तैयार होने लगता है पूरा। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे हैं पूरा लंग्स ही खा गए थे बैक्टीरिया। टीबी का कोर्स चला था, लेकिन तब भी वो एंटीबायोटिक्स ने काम नहीं किया था। एक बच्चा था यहाँ पे पुणे में, सिटी जेड ऐसे करके एक हॉस्पिटल है, आर्मी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, चेस्ट एंड थोरेसिक कार्डियोथोरेसिक सेंटर करके है, सीटीसी, कार्डियोथोरेसिक सेंटर। वहां पे 2005 में मुझे एक अंकल ले गए थे कि हमारे बच्चे का लंग्स पूरा डैमेज हो गया है, आप कुछ कर सकते हैं क्या। मैंने बस देखा था और वो मेरे सामने ही मर गया था। मैंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया था, लेकिन मैंने देखा था, उसका एक्सरे देखा था, तो लंग्स पूरा खा गए थे बैक्टीरिया, और कुछ लंग्स ही नहीं दिख रहा था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना वो कैविटी बढ़ बढ़ के पूरा लंग्स ही डैमेज हो गया था। अब टीबी हो गया है तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं वो हमें देखना जरूरी है। आप लोग भी कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ, फिर आप लोग भी बोलिएगा। तो अगर एक्टिव फेज में रहे या प्राइमरी इन्फेक्शन में तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब एक्टिव फेज होता है, तीसरा स्टेज होता है, लेटेंट फेज में तो वो डॉर्मेंट रहते हैं क्योंकि माइक्रोफेजेस ने उनको एनगल्फ किया है। जब तीसरा स्टेज आता है एक्टिव टीबी, तब क्या क्या होता है, तो कफ होता है बहुत ज्यादा, मतलब खांसी आती है। वो ड्राई कफ भी होता है, हो सकता है, या म्यूकोपुरुलेंट भी हो सकता है, मतलब कफ वाला, बलगम वाला भी खांसी हो सकता है। अगर 3 हफ्ते से इंसान ज्यादा देर दिन तक खांस रहा है, तो इसका मतलब उसको टीबी की जांच करानी चाहिए। तो अगर वो टीबी है तो उसमें ड्राई कफ भी हो सकता है, या फिर म्यूकोपुरुलेंट, म्यूकस के साथ वाला भी खांसी हो सकती है। फिर पेशेंट को बुखार आ सकता है, पेशेंट को ठंडी बच सकती है, पेशेंट को रात में पसीना आ सकता है। माइकोबैक्टीरियम बैसिलस अगर शरीर में एंटर हो गया तो फीवर इवनिंग टाइम में भी आएगा या फिर रात को आएगा, ये बात रहती है। उसमें पेशेंट को वेट लॉस होता है, 5 से 10 किलो वजन कम होने लगता है, भूख नहीं लगती है बिल्कुल भी इन्फेक्शन की वजह से। और लिम्फ नोड जो है, जो एक्जिला में, आर्म पिट्स में, ग्रॉइन में, वो स्वेलिंग आ जाती है पेशेंट को। और एब्डोमेन में पेन होता है, टमी में पेन होने लगेगा अगर ये टीबी हो गया है तो। कोई भी खाना पचेगा नहीं, इनडाइजेशन होने लगेगा, पेशेंट को डायरिया होगा, भूख नहीं लगेगी। अगर वो एब्डोमेन में चला गया माइकोबैक्टीरियम तो एब्डोमिनल टीबी हो जाता है। अगर वो बोन्स में चला गया टीबी का इन्फेक्शन, वो ब्लड के थ्रू, तो हड्डियों में स्वेलिंग रहेगी, हड्डियों में दर्द होने लगेगा। अगर हार्ट में चला गया तो हार्ट के जो लेयर्स हैं उसमें इंफ्लेमेशन होगा, चेस्ट पेन होगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होने लगती है। हार्ट में अगर चला गया तो किडनी में चला गया तो किडनी में पेन होने लगता है, यूरिनेशन करते टाइम किडनी में बहुत सीवियर पेन होता है, किडनी में भी सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन होता है। अगर किडनी का या टीबी का इन्फेक्शन किडनी में हो गया तो। अगर ब्रेन में चला गया तो ये इन्फेक्शन ब्रेन में जाने से बिहेवियरल चेंजेस हो जाते हैं। मेनिंजेस जो रहते हैं, जो ब्रेन को कवर करते हैं, उसमें मेनिंजाइटिस होता है, मतलब मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ट्यूबरकुलस, ब्रेन में अगर टीबी होगा तो पेशेंट को नौशिया होगा, मतलब उल्टी जैसा जी मिचलाएगा, हेडेक होगा, ड्राउजीनेस होगा, वो जैसे थकावट जैसा होगा, तंद्रा टाइप होगा, चक्कर आएगा, उसको मिर्गी के झटके आएंगे, कन्वर्जन्स भी आने लगेंगे, और बिहेवियर में भी चेंजेस होने लगेंगे अगर ब्रेन में टीबी के बैसिलस चले गए तो। अगर स्किन में चला गया तो स्किन में रैशेस आएंगे, ये देखिए आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है, जैसा दिख रहा है ना, ऐसे रैशेस आने लगते हैं। इसको लंपिंग रैशेस बोलते हैं, बड़े बड़े लम्प्स टाइप ऐसे रैशेस दिखने लगते हैं, विजिबल होंगे, क्लियरली ऐसे पता चलता है कि टीबी का इन्फेक्शन है, स्किन में गया है। स्किन में अल्सर भी हो सकता है, जख्म जख्म भी हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन से ऑर्गन को ट्यूबरकुलस बैसिलाई जो है उन्होंने अफेक्ट किया है, और उसके हिसाब से हमें ये समझना पड़ता है कि कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है। तो अभी इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या बताया है कि कोई भी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हो, बैक्टीरिया को एंटर करने का कॉज कोई भी हो सकता है, जो इन्फेक्टेड इंसान है उसके संपर्क में आया, वो बात कर रहा है, छींक रहा है, खांस रहा है, कोई भी चीज से माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस बैसिलाई है वो एंटर कर जाते हैं।
बैक्टीरिया फिर एल्वोलाइज में चले जाते हैं, वहां डिपॉजिट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया शरीर में गया, वैसे ही जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो इम्यून रेस्पॉन्स जागृत होता है, स्टिमुलेट होता है या मीडिएट होता है। तो माइक्रोफेजेस जो डब्ल्यूबीसीज हैं, वो उनको बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करते हैं। और जब वो डिस्ट्रॉय करते हैं तो कुछ एनगल्फ कर लेते हैं, कुछ उनको मार देते हैं। उस टाइम पे नॉर्मल टिश्यू को भी वो मार देते हैं डब्ल्यूबीसी, क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म है। जो नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी मारते हैं, बैक्टीरिया को भी मारते हैं, उसमें डिस्ट्रॉय हो सकता है। और बैक्टीरिया का किलिंग होगा, बैक्टीरिया को पर अटैक होगा, कौन करेगा? तो डब्ल्यूबीसी मैक्रोफेजेस हैं वो करेंगे। तो जो डेड बेसिलाई हैं, जो मर गए हैं, जो डेड बेसिलाई हैं या जो लाइव मासेज हैं, वो क्या करते हैं? एक गांठ टाइप बना देते हैं मैक्रोफेजेस के साथ। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। एक डायग्राम में देखिए, ये दिखता है हमारे उसमें, उसको बोलते हैं गॉन्स ट्यूबरकल। एक मिनट रुक जाइए बस, मैंने सब आप लोगों के लिए बनाया है ये सब चीजें इतना मेहनत से। हाँ ये देखिए, यहाँ पे गॉन कॉम्प्लेक्स, GHON कॉम्प्लेक्स, ऐसे यहाँ पे एक पैच टाइप दिख रहा है, गॉन कॉम्प्लेक्स। यहाँ मैक्रोफेजेस ने उनको एंट्रैप किया है। और ये बड़ा वही चीज का बड़ा दिखा रहे हैं कि ये जो है ग्रैन्युलोमा। तो ये गॉन कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे डेड टिश्यू भी रहता है, फिर डेड बेसिलाई भी रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं। माइक्रोफेजेस ने उनको कवर करके रखा है कि वो स्प्रेड ना हो। ये डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ये मास नजर आते हैं जिसको बोलते हैं गॉन्स ट्यूबरकल। ये एक्सरे में हमें दिखता है। जब आप देखेंगे ना ये एक्सरे, इसमें गॉन्स ट्यूबरकल ऐसे पैचेस पैचेस दिखते हैं। मैं और एक्सरे दिखाता हूँ, इसमें भी दिखते हैं ऐसे। असली एक्सरे रहेगा तो और अच्छे से समझ आएगा। ये तो फोटो है, ये देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर स्क्वायर बना है ना, ये गॉन्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे टीबी के बैसिलस को मैक्रोफेजेस ने एनगल्फ करके रखा है, मार के रखा है, वो सब अंदर जमा है। ये इसका मतलब है कि यहाँ पे टीबी का इन्फेक्शन हो चुका है। यहाँ पे फिर नेक्रोटिक डीजनरेशन होता है, मतलब लोकल टिश्यू है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स से वहां पे क्या होगा कि कैविटी फिल्ड चीज लाइक कुछ तैयार होने लगेगा। जैसे मैंने कि आपको ये दिखाया, एक कैविटी होती है यहाँ पे, केसियस नेक्रोसिस। वहां पे एक चीज टाइप अंदर से कुछ तो तरल पदार्थ, ऐसा फिल्ड, ऐसा ट्यूबरकल टाइप तैयार हो जाता है। माइक्रोफेजेस ने कुछ बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया है, कुछ को एनगल्फ करके रखा हुआ है, क्योंकि वो है वहां पे बैक्टीरिया। तो फिर वहां धीरे धीरे क्या होगा, एक कैविटी बन जाएगी और नेक्रोसिस होने लगा, मतलब सेल्स डैमेज होने लगेंगे, नॉर्मल सेल्स भी। और चीज लाइक मटेरियल फिल हुआ है, ट्यूबरकल जैसे मास दिखाई देने लगा, जिसमें डेड माइक्रोबैक्टीरियम भी है, डेड डब्ल्यूबीसी भी है। डब्ल्यूबीसी भी जिंदा है ऐसा नहीं गारंटी, वो भी मर जाते हैं। बैक्टीरिया कभी कभी इतने पावरफुल होते हैं। और डेड टिश्यू भी प्रेजेंट है, इसलिए इसको गॉन्स ट्यूबरकल, गॉन्स कॉम्प्लेक्स ऐसे बोलते हैं। और ये एक्सरे में शो होता है। और कुछ हमें जो स्किन का हम टेस्ट करते हैं, मॉन्टेक्स टेस्ट, स्किन के टेस्ट, या टीबी गोल्ड, वो टेस्ट होता है। कुछ ब्लड रिपोर्ट में हमें पता चलता है, कुछ एक्सरे देख के पता चलता है। तो 1 महीने से ज्यादा हो गया तो बैक्टीरिया को एंटर हुए तो ये टीबी फैलने लगता है। उसी टाइम पे जल्दी से जल्दी हमें ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। अब मैंने अपनी तरफ से बता के कोशिश किया, अभी आगे नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं बताऊंगा। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आदरणीय डॉक्टर अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर बहुत बढ़िया बताया आपने। आजकल तो 90% लोगों को लेटेंट पेयर्स में रहते ही हैं, और इसीलिए पीपीडी टेस्ट हर एक का पॉजिटिव आता ही है। बट वो डायग्नोस्टिक नहीं होता है। टीबी गोल्ड लेटेस्ट टेक्निक है, इसमें एलिसा टेस्ट होता है। इससे बहुत अच्छे से मालूम पड़ जाता है कि उसको एक्टिव फेज का इन्फेक्शन है, और वो एक्टिव फेज का इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट मल्टी ड्रग
होता है, और उसमें भी स्टार्टिंग में इंजेक्शन के साथ में फोर ड्रग का एलोपैथिक में जो कम्बिनेशन चलता है, वही एडवांस हो जाता है तो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में हो जाता है। उसमें मल्टी लेवल जो है ग्रेनुलर कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं, और वो बुरी तरह से ब्लड से मल्टीपल ऑर्गन लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस की तरफ हो जाता है। सभी पेशेंटों में म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम या म्यूकॉइड या कफ का स्टार्टिंग नॉक्टर्नल कफ मोर देन 3 वीक, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, वेट लॉस, हिमेप्टेसिस एक बहुत बड़ा डायग्नोस्टिक होता है। अगर हिमेप्टेसिस हो रही है तो मतलब इसमें भी जो फ्रेश ब्लड होता है उसमें भी फ्रोती होता है, और वो एक डायग्नोस्टिक होता है। उसके बाद टेस्ट होता है पेशेंट का वेट लॉस और इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, और लगातार कब बने रहना मोर देन 3 वीक, इससे डायग्नोस्टिक होता है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस बनती है। आगे जब ब्लड सेल्स होती हैं उसमें लिम्फोसाइट देखी जाती हैं, टीएसआर ईएसआर देखा जाता है, ईएसआर रेज होता है, लिम्फोसाइट्स रेज होती हैं, हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो जाता है, लिकोसाइट्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक वो एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। बट डिपेंड करता है कि कितना शरीर का रेजिस्टेंस है और नहीं है। अगर तो उसका सिम्टम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, और उपद्रव के रूप में बहुत सारे उपद्रव दिखाई देते हैं। जो सबसे ज़्यादा हिमेप्टेसिस जो है वो ब्लड का ज़्यादा सा भी कुछ भी खांसने से ब्लड के क्लॉट से ब्लड से निकलना, ये बहुत ज़्यादा रिस्की फेस होता है। और वो उसमें कई बार कैविटीज में अगर परफोरेशन या रप्चर हो जाता है तो वो उसमें तो कंटिन्यूस ब्लीडिंग का टेंडेंसी होती है, जरा सा बोलने से तक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। और रेजिस्टेंस ऑलरेडी इसमें कम हो चुका होता है, धातुओं का क्षय हो ही चुका होता है, मल के रूप में ही पेशेंट जिंदा रहता है, इसीलिए मल की रक्षा करना बोला भी गया है इसमें। और चूंकि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, धातुओं का ओज का नाश हो चुका है, धातुओं का बल कम हो जाता है, तो इसीलिए जो ज्वर की संप्राप्ति वो बहुत कॉमन निकलती है, जो आयुर्वेद के वैद्यों ने पहले से ही उन्होंने बता दिया था कि जो अपना चूंकि वीक हो गया, ये बॉडी भी वीक हो गई है, लंग्स भी वीक हो गए हैं, और इस तरीके का वो वहां पे, अब देखिए उनकी ज्ञान बुद्धि थी कि उन्होंने बोला कि अगर आपने एक्स्ट्रा वर्क किया, ऐथा बल आराम वेग संधारण क्षयम, मतलब मतलब क्या कि आपने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम किया, या वेग को रोका, या क्षय अब वहां पे हो रहा है, या विषम आसन। अब उन्होंने 4 ही चीजें बोली, और ये चारों चीजों में कितनी बढ़िया उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस को एक्सप्लेन कर दिया कि आपका लंग्स वीक है, कैविटी फॉर्मेशन है, उसमें कंटिन्यूस ब्लीडिंग भी हो रही है या हेमोप्टेसिस हो रही है, तो वो उसमें आप एक्स्ट्रा वर्क, क्योंकि आपका प्राणवास है, प्राणवास का विकृत हो रही है, तो उसमें आप एक्स्ट्रा नॉर्मल में भी अर्ध शक्ति व्यायाम बोला, तो अगर डायबिट ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है तो उसमें तो अर्ध शक्ति बोलना ही नहीं है, मतलब करना ही नहीं है। फिर उसके अलावा वायु की जो वेग से धारण कर रहे हैं तो उससे वायु, और प्राणवास होता है तो वायु का मेन है, क्योंकि ऑक्सीजन का वहां पे इनटेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेक्टेशन हो रहा है, तो वो और वो वहां पे एक संप्राप्ति घटित हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने वेग संधारण के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया है कि नहीं करना है, या ऐसा एक कारण में जोड़ दिया है। क्षय क्षय हो रहा है क्योंकि कृत्य क्षयात वायु, वायु की वजह से क्षय हो रहा है, और वायु जब भी कफ या पित्त की वजह से आवृत होती है, रोका जाता है उसका भाग, तो और वायु क्षय होती है। वहां पे श्लेष्म स्थान है, उदर स्थान है, तो वहां तो श्लेष्म का बोला ही गया कि वो मेन स्थान है। विषम आसन, क्योंकि आपने वायु के बढ़ाने वाले, अगर आप विषम आसन कर दिया है, मतलब आपने प्रॉपर डाइट ले ही नहीं रहे हो, तो आपका ये ऑलरेडी वेट लॉस हो रहा है, आपके ऑलरेडी आपके शरीर में ओज का नाश हो रहा है, शरीर में बल का नाश हो रहा है, और आपने उसमें भी विषम आसन कर रहे हैं, तो उसमें आपका एक 4 कारण जो उन्होंने सारे चीजों में के जो है उसमें बता के उन्होंने उसके कई चीजें बोली हैं कि उसमें आपको चिकित्सा करने के लिए आपको ये
इसका कंट्रोल करना ही है भाई। आपका इसमें एक राजस्थमा ऐसा प्रकरण है जिसमें आपके सारे सिम्टम आ जाते हैं, चाहे वो जुकाम खांसी हो, लूज मोशन हो, वेट लॉस हो, वेट शरीर की वीकनेस हो, मतलब आप कोई भी ऐसी बीमारी जो क्लिनिक पे हम लोग देखते हैं जनरल पे ओपीडी में, वो राजस्थान में उन्होंने पूरी शिराशूल है, कंठ ध्वंस है, स्वरवेद है, आलोचक है, अतिसार है, ज्वर बना रहना है। ज्वर ज्वर क्या है, मतलब ज्वर का एक सिम्टम है कि वो शो कर रहा है। और वो मतलब आप कोई भी ऐसी बीमारी, उराशूल है, और साथ साथ जो रक्त का बाहर निकलना, वो रक्त ऐसे में आपका आप सोचिए कि कितना ज्यादा आपके शरीर में धातुगत लेवल पे क्षय हो चुका है। और वही उन्होंने बोला कि क्षय एक बहुत बड़ा कारण है। एलोपैथिक में लेटेस्ट डायग्नोसिस होने के बाद ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया निकल के आया, और 90% इंडियंस में ये पॉजिटिव भी आता है। और पहले तो पीपीटी टेस्ट होता था, और वो एक डेंसिटी होता था, लेकिन आज की डेट में पीपीटी, या ये कह दीजिए लेटेंट फेज में या पेशेंट क्या 90% पब्लिक रहती है, उनको कभी ना कहीं ये राजस्थमा के सिम्टम होते ही हैं। लेकिन चूंकि इम्यून सिस्टम अच्छा है, बॉडी का रेजिस्टेंस अच्छा है, तो इसीलिए वो सिम्टम एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, और उसकी चिकित्सा पहले से ही शुरू हो जाती है, तो वो सिम्टम वहीं पे खत्म हो जाते हैं। आपका जो कॉम्प्लेक्स बताया कि वो उसमें कैसेटेड सेल्स हैं, उसमें सेल्स भी डैमेज हो रही हैं, और आपके साथ साथ बैक्टीरिया भी ट्रैप होके उसमें नेक्रोसिस हो रही है। तो वो कैविटी एक डायग्नोस्टिक, जब आप एक्सरे करते हो तो एक कैविटी फॉर्मेशन अगर हो रहा है। बट ये भी एक बहुत बड़ा होता है कि अगर आपकी कैविटी बन गई है, कैल्सिफिकेशन हो गया है उसमें, तो वो हीलअप भी शो करता है कि आपका कैल्सिफिकेशन होने की वजह से वो हीलअप हो गया, मतलब वो वहां पे जो परफोरेट हुआ था, वो वहां पे अब प्रॉब्लम नहीं है। वो बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म में अपान से का जो जो अपान और प्राण का संबंध होने की वजह से, जो अस्थि धरा कला जो कला है, उससे अस्थि धातु ने उसको कम वो कर दिया है, फ्लैप कर दिया, मतलब आपका लंग्स प्रोटेक्ट है। लेकिन आपको फिर भी धातुओं का रक्षा या धातु वृद्धि कर दवाइयाँ या धातु परिपोषण क्रम सुधारना, और शरीर में मलों का प्रॉपर वो होना, और साथ साथ पेशेंट के वेट लॉस में और उरा उरा और या श्वास में स्वतः में काम करना, यही चिकित्सा है। इसीलिए रसायन और कई दवाइयाँ दी जाती हैं। तो ये ऐसा ज्वर ज्वर को लेते हुए, कास को लेते हुए, और श्वास व स्वतः को लेते हुए धातु की विकृति को ठीक करते हुए ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं सर। राइट सर। जी। इस पे आदरणीय जितेंद्र कुमार भांजा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, उड़ीसा के डॉक्टर? हाँ सर, बोलिए। सर प्रणाम सर। हाँ बहुत सर, अच्छा सर बताइए। आज बताया आपने, और अरविंद सर ने भी बताया सर। सर तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में तो हमारा कितना हम लगता है कि हमारा जो ऋषि मुनियों ने कितना इंटेलिजेंट था। जो आपने पहले बोला एक उपसर्गिका, एक कंटामिनेटेड डिजीज है, इसलिए तो बोला गया था कि प्रसंगात गात्र संस्पर्शात निश्वासात सहभोजनात सहसज्य आसनश्चापि वस्त्र माल्यानुलेपनात कुष्ठम ज्वरश्च श्वासश्च नेत्राभिषंद एव च उपसर्गिक रोगाश्च संक्रमति नरात् नरम। ये को ट्यूबरक्लोसिस को जो श्वास रोग में बोलाया है कि क्योंकि वो होने से हमारा शरीर शुष्क सूख जाता है और हमारा वेट का लॉस हो जाता है। और वो जो आपने बोला कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से और रोगी का जो वस्त्र को यूज करने से, उनके साथ एक जैसे जगह में खाने से और एक ही बिस्तर पर सोने से भी वो होने का चांसेस ही ज्यादा हो जाता है। और भी ऐसा दिखाया जाता है कि वो जो माइक्रोबैक्टीरियम है, उनका जो गंदे स्थान होता है, जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ रबर इंडस्ट्री है, और इसी जगह में ही ज्यादा ही वो जीवाणु मिलते हैं। तो जो व्यक्ति का इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है और जो ज्यादा संस्पर्श में आते हैं, वो जो माइक्रोबैक्टीरियम रोगी के साथ ट्यूबरकुलोसिस रोग से उनको वो इन्फेक्शन होने का चांसेस ही ज्यादा ही सर आता है।
और सर आपने भी बहुत मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कैसे लंग्स में बढ़ता है, जो फागोसाइटोसिस एक्शन उनका भी आपने बता दिया, बहुत अच्छा भी सर बता दिया। और वो होने से जो भी आयुर्वेद में बताया गया कि जो राज जख्मा का लक्षण होता है अंश पार्श्व भितापश्च संताप करपादयो ज्वरो सर्वांग चेति लक्षण राज जख्मा, जो हर रोज हमको फीवर लगी रहता है, जब रात बढ़ जाता है तो फीवर भी थोड़ा रात को भी ज्यादा ही बढ़ जाता है। और जो माइक्रोबैक्टीरियम से जो टॉक्सिन लिबरेट होता है वो फीवर का ही कारण ही बन जाता है। तो अब भी पौराणिक पृष्ठभूमि भी बोल दिया कि कैसे नक्षत्र के राजा चंद्रमा को इस रोग हुआ था, इसलिए उसका नाम भी राज जख्मा होता है। तो उसे वो शरीर को बिल्कुल सुखा देता है, और वो हमारा जो इम्यूनिटी है जो सर ने भी बोला ओज को नष्ट करता है, जैसे कैसे प्रतिलोम क्षय बनता है और अनुलोम क्षय भी होता है उस राज्य जख्मा में। तो रस से रस धातु दुष्टि हो जाते हैं तो रक्त नहीं बन पाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, धीरे धीरे रोगी शुष्क हो जाता है, और वो उनको जो भक्त द्वेष भी हो जाता है, उनको खाने के लिए कोई भी इच्छा नहीं होता है। और उसके बाद जो भी सर ने बताया हेमोटिप्सिस होता है, जो रक्त दिखने को मिलता है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस का बिल्कुल जैसे बिल्कुल इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस लक्षण को ज्वर ज्वर और भक्त द्वेष और ये सब लक्षण दिखने को, और जो हेमोटिप्सिस ये सब होता है। और उसके बाद भी जो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बताया कैसे मंटोक्स टेस्ट किया जाता है माइक्रोबैक्टीरियम को है कि नहीं है उसे दिखने के लिए, और माइक्रोस्कोप के अंडर में। और वो एफबीबी टेस्ट है एसिड फेस्ट बासिलिका भी, जो 72 आवर में हमारा स्किन से देकर भी हम दिखते हैं वो बैक्टीरिया का रिएक्शन आता है कि नहीं आता है। इसलिए सर ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने भी बहुत अच्छा आज भी हमारा भी डाउट को क्लियर किया उस बोलने का। सर बहुत अच्छा टॉपिक है, और उसका ट्रीटमेंट जब आयुर्वेद में क्या हो सकता है आप आगे बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। प्रणाम सर। जी, इस पे बीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ सर, प्रैक्टिस में जब हम देखते हैं तो बहुत ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट देखने को मिलते हैं, कभी कभी हम भी डिटेक्ट करते हैं। बहुत प्रमाण में हमारे महाराष्ट्र में या हमारे भारत में बहुत पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस के मिलते हैं, मगर हमारे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तरह से उसके ऊपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट डॉट ट्रीटमेंट घर घर जाके हमारी सेविकाएं पेशेंट ढूंढ ढूंढ के छोटे छोटे गांव में भी जाके वो आशा सेविका डॉट ट्रीटमेंट देती है उनको। मगर और एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो गई है, वो ये है कि पहले एलोपैथी वाले डॉट में 4 ड्रग्स देते हैं, उसमें रिफाम्पिसिन रहता है, आइसोनाइड्स रहता है, और आइसोजाइनोइड और पैराजीनामाइड, ऐसा कुछ तो भी ये 4 ड्रग जिसको पहले हुआ है पहले ये 4 ड्रग देते हैं। मगर इस ड्रग के या रिफाम्पिसिन का तो इतना बुरा असर पहले पहले शरीर के ऊपर होता है, पहले बलक्षय होता ही है उसके पेशेंट का, टीबी के पेशेंट का, और खांसी बहुत रहती है, ज्वर रहता है। हमारे शब्द आयुर्वेद के शब्द में बोले तो धातुक्षय धात्वाग्नि मांद्य सब रहता है। और ये रिफाम्पिसिन का इतना बैड इफेक्ट पहले होता है उस ड्रग्स का कि यूरिन में उसका वास आता है, उसके मुंह को उसके स्वेद को सबको ये औषधि का वास आता है, वो खा ही नहीं सकता, उल्टियां होती रहती है उसको। ऐसा 1 महीना तक ये ड्रग उसको सूट होने में 1 तो 1.5 महीना लगता है, और उसका वेट फिर भी और कम हो जाता है। और 3 महीने में पेशेंट को बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा वेट बढ़ता है, भूख बढ़ती है, मगर
4 महीने में थोड़ा अच्छा लग रहा तो हमारे पेशेंट बीच में ये ड्रग खाना बंद कर देते हैं। और इससे ये क्या हुआ है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस पेशेंट को आ रहा है तो डॉक्टर बहुत हैरान है, क्योंकि रिजल्ट कितना अच्छा 100% ये एलोपैथी से ये बीमारी अच्छी होती है, बिल्कुल 100% रिजल्ट मिल जाता है। तो आधी हाफ हजार ट्रीटमेंट बहुत पेशेंट लेते हैं, फ्री में सब ट्रीटमेंट है तो भी हाफ हजार ट्रीटमेंट लेते हैं। उसके बाद इस ड्रग का रेजिस्टेंस होने के बाद फिर उसको ऐसा 3-4 बार पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुए पेशेंट मैंने देखे हैं। तब उनको हेमोप्टिसिस हो जाता है, जैसा हम उरक्षत बोलते हैं उसी प्रकार का उनको होता है। ये उनके अभी जो एलोपैथी में ड्रग्स है बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, उसका परिणाम उनको शून्य आता है, रिजल्ट ही नहीं आता, तो स्टेप्टोमाइसिन देना पड़ता है। यहाँ 18 महीने तक स्टेप्टोमाइसिन लेने वाले पेशेंट को मैंने देखा है, मगर उससे भी उनको वो कभी बरे नहीं होते, अच्छे नहीं होते। और जो पेशेंट टीबी से ये सब ड्रग अच्छा लेके बाद में भी उनको कुछ तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, इम्यूनिटी कम जब होती है तो स्टेनोसिस होता है, ब्रोंकाई का स्टेनोसिस होता है या ट्रेकियल स्टेनोसिस होता है, तो श्वास लेने में उनको तकलीफ होती है। मैंने ये पेशेंट देखे हैं ऐसे। और ट्रैकिया को भी या ब्रोंकाई को भी स्टेनोसिस हो जाता है, उनके लंग्स में हवा ही नहीं जाती। बहुत टीबी रिकवर होने के बाद भी ये कुछ बीमारियां सामने आ जाती है। थैंक यू सर, बस इतना ही बोल देती हूँ। जी, तो अभी ना टाइम हो गया है, इसका हम नेक्स्ट पार्ट और करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा बीमारी है, राजयक्ष्मा व्याधियों का राजा है। तो ये हम लोग बाद में करेंगे। अभी 8 बज गए, अब हम लोग 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम। क्लिनिकल संभाषण होगा रात को 9 बजे। थैंक यू, सभी को प्रणाम मैं करता हूँ। धन्यवाद।